हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। चलो फ्रेंड्स, आज ही क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली क्लासों की टाइम टू टाइम आपको जानकारी मिलती रहे। चलो फ्रेंड्स, आज ही क्लास की बात करें तो आज ही क्लास में हम पढ़ने वाले हैं तुगलक डायनेस्टी के थर्ड रूलर फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। उसके शासनकाल में जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं थी वो हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। मैंने आपको बताया होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो कि वास्तविक नाम था, जो कि बचपन का नाम बोले उसको तो जोनाखा था, वो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हमने पिछली क्लास में देख लिए हैं। इस क्लास में केवल बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक विजयनगर राज्य के बारे में बता देना चाहता हूँ, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इसका उदय हुआ था। 1336 ईस्वी में इसका उदय हुआ था। ध्यान देना, विजयनगर राज्य की जो नींव रखी वो हरिहर व भुक्का, इन दो भाइयों ने मिलकर रखी थी। ध्यान रखना, ये संगम वंश से थे। इनका वंश क्या था? संगम वंश। ये आप ध्यान रखना। चलो दोस्तों, आगे क्या है ये भी ध्यान रखना। प्रथम शासक कौन? विजयनगर राज्य का प्रथम शासक हरिहर था, सेकंड शासक बुक्का है। ध्यान रखना, संगम वंश से है। 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की नींव रखते हैं। अब बात करें इस राज्य के जो अंतिम रूलर थे, यानी कि अंतिम शासक, वो कौन थे? तो वो थे रंग तृतीय। कौन? रंग तृतीय। मैंने फर्स्ट रूलर बताया हरिहर है, अंतिम शासक है रंग तृतीय है। नींव रखी इन दोनों ने रखी, ध्यान रखना। अब बात करें दोस्तों विजयनगर राज्य, जो कि आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत पर अधिकांश राज्यों पर नियंत्रण हो गया था, लेकिन उसने जो योजनाएं चलाई उन योजनाओं के चलते इन राज्यों की जो दक्षिण भारत में राज्य थे वो स्वतंत्र होते गए और एक नए राज्य की नींव डाली गई, विजयनगर राज्य। इसके बारे में आपको बता रहा हूं, ध्यान दो। इस विजयनगर राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया, शायद रीट में क्वेश्चन पूछा गया था, ये ध्यान दो, कौन था? कृष्णदेव राय। कौन है? कृष्णदेव राय। ध्यान रखना, सबसे शक्तिशाली शासक की बात कर रहा हूं, जो 1509 ईस्वी में शासक बना और 1530 ईस्वी तक इसका शासन चला था। कृष्णदेव राय, ध्यान रखना, सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है। और बात करें इसका एक ग्रंथ है अमुक्त माल्यद। तेलुगु भाषा में। कौन सा ग्रंथ है? कृष्णदेव राय सबसे शक्तिशाली शासक है। इसने एक ग्रंथ की रचना की थी, वो है अमुक्त माल्यद, तेलुगु भाषा में लिखा गया था। ध्यान रखना ये चीज, 1509 ईस्वी में शासक बना था। इसके बाद ध्यान दो, इस विजयनगर राज्य की जो विदेशी यात्री थे, दो विदेशी यात्री थे जो कई बार एग्जाम में पूछा गया, उन दोनों का नाम वो ध्यान रखना। दो विदेशी यात्रियों ने यात्रा की थी विजयनगर राज्य की, एक तो अब्दुल रज्जाक और दूसरा था गोमिंगोस पेज। ध्यान दो, मैंने आपको बताया कि दो विदेशी यात्री थे जो कि विजयनगर राज्य की यात्रा करते हैं। एक का नाम है अब्दुल रज्जाक, एक का नाम है गोमिंगोस पेज। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय है। अमुक्त माल्यद, इसने तेलुगु भाषा में एक ग्रंथ की रचना की थी। हरिहर बुक्का ने इस वंश की नींव रखी थी, 1336 ईस्वी में रखी थी। ध्यान रखना, ये दोनों जो थे संगम वंश से थे। अंतिम शासक रंग तृतीय था, ये चीज आप ध्यान रखना। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो भी विजयनगर साम्राज्य से इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आगे पढ़ने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो दोस्तों जब हम मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक वैसे तो सबसे ज्ञानी शासक है,
लेकिन इसे पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। ये क्यों जाना गया, इसकी योजनाओं के चलते जाना गया। मैंने जब इसका लेसन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था। अब मैंने ये भी बताया था कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पागल सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों था, उसकी योजनाओं के कारण था। अब ध्यान दो, उसके शासनकाल में संपूर्ण दिल्ली की जनता परेशान हो चुकी थी। अब देखो, जब वो शासन करके चला गया उसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक। 1351 ईस्वी में जैसे शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक, ये एक काम स्टार्ट करता है, ज्यादा से ज्यादा जनता को खुश करने की कोशिश करता है, काफी धन बांटता है, जागीरें प्रदान करता है, उलेमा वर्ग को, अधिकारियों को, जो भी मुख्य अधिकारी हुआ करते थे, बड़ी पोस्ट पर काम किया करते थे। इसके बाद बात करें, जो भी अमीर लोग थे उनको क्या करता है, पुरस्कार प्रदान करता है, जागीरें प्रदान करना शुरू कर देता है ताकि वो खुश हो सके। तो दोस्तों पहला काम तो इसका था उनको खुश करना। अब ध्यान दो, जो भी फिरोज शाह तुगलक है इसके बारे में जानकारी मिलती है, इसके शासनकाल के बारे में, वो ध्यान दो किस किस से मिलती है। इसकी स्वयं की एक आत्मकथा थी, फुतुहात ए फिरोजशाही। क्या है, फुतुहात ए फिरोजशाही। इसकी स्वयं की एक आत्मकथा थी जिससे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद में बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया होगा जयाउद्दीन बरनी का नाम। कौन, जयाउद्दीन बरनी, जिसने तारीख ए फिरोजशाही इसकी रचना की थी, तारीख ए फिरोजशाही। ध्यान देना, इस तारीख ए फिरोजशाही में इस फिरोज शाह तुगलक को बरनी ने दिल्ली का सबसे आदर्श सुल्तान बताया है। ध्यान दो, मैंने बताया तारीख ए फिरोजशाही से इसके शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है, जिसने बरनी ने, जिसको फिरोज शाह तुगलक को सबसे आदर्श सुल्तान कहा है तारीख ए फिरोजशाही में। लेकिन ध्यान दो, ये जो तारीख ए फिरोजशाही है इसमें 1351 से लेकर 1356 ईस्वी तक ही जानकारी मिलती है। इसके बाद जियाउद्दीन बरनी को फिरोज शाह तुगलक ने जेल में डाल दिया था। उसके बाद में इसकी जो तारीख फिरोजशाही है इसको लिखने वाला व्यक्ति था शम्स ए सिराज अफीफ। आगे जो भी तारीख फिरोजशाही में मैटर था वो किसके द्वारा लिखा गया, शम्स ए सिराज अफीफ। कौन, अफीफ। इसके द्वारा आगे लिखा गया। इन दो ग्रंथों से क्या मिलती है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के बारे में जानकारी। अब ध्यान दो, अब इसके जो भी आगे जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसके जो शासनकाल में घटनाएं हैं वो पढ़ेंगे प्रशासनिक सुधारों के बारे में। कौन से, प्रशासनिक सुधार। ध्यान दो, प्रशासनिक सुधार। जैसे शासक बनता है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक शरीयत कानूनों का अनुसरण करने लगता है, अर्थात मुस्लिम कानूनों का अनुसरण करने लगता है, जिसका परिणाम ये होता है कि उलेमा वर्ग का वापस मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उनका महत्व घट गया था। क्यों, क्योंकि उलेमाओं के विरुद्ध उसने फैसले दिए थे, जबकि इसने खुश करने की कोशिश की। शरीयत कानूनों का ये अनुसरण करता है जिसके कारण उलेमा वर्ग का महत्व वापस बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो क्या है, शरीयत कानूनों का अनुसरण किया। इसके बाद क्या किया, प्रशासनिक सुधारों में ध्यान दो। इससे पहले मैंने आपको बताया है, जब अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाया था उस समय मैंने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना रखने वाला और उस सेना को नगद वेतन दिया। ये सबसे पहला शासक था।
फिर यही काम गयासुद्दीन तुगलक ने भी किया, फिर आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने, ध्यान दो, सैनिकों को वेतन के स्थान पर जहांगीरें प्रदान की। अभी इन सैनिकों को नगद वेतन नहीं देकर जहांगीरें दी जाती थी। यही जहांगीरें देने का मुख्य कारण था कि तुगलक डायनेस्टी का अंत, आगे चलकर यहीं से सेना कमजोर होने लग जाती है और आगे चलकर 1414 ईस्वी में क्या होता है, तुगलक डायनेस्टी खत्म हो जाती है। अब ध्यान दो, ये तो इसके थे प्रशासनिक सुधार। अब हम पढ़ेंगे इसके भू राजस्व सुधार। भू राजस्व सुधारों में क्या क्या इसके काम थे, कौन कौन से ऐसे कार्य थे जिससे किसानों को प्रॉफिट हुआ, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो ध्यान दो, फिरोज शाह तुगलक अब तक इसके शासन काल तक चले आ रहे लगभग 24 प्रकार के कष्टदायी करों को समाप्त करता है। लगभग 4 से 5 प्रकार के कर ये चलाता है, जिनमें 2 करों को जो भूमि करते एक मान लिया गया था, जजिया, जकात, खम्स और करा। 4 प्रकार के कर किसानों से वसूला करता था। वो ध्यान दो, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ध्यान दो, लगभग 24 प्रकार के करों को समाप्त किया। चार प्रकार के कर वसूलना प्रारंभ किया। ध्यान दो, कौन कौन से हैं, हम डिटेल से विस्तार से उनके बारे में पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे खम्स। क्या है खम्स? मैंने पहले भी बताया है, खम्स लूट के सामान पर, किस पर? लूट के पर लगाया जाता था। मैंने आपको पहले बताया होगा कि खम्स कर लूट के सामान पर लगाया जाता था। अर्थात क्या मतलब है इसका? मैंने बताया जो भी अभियान होता था, उन अभियानों से जितना धन लूट कर लाया करते थे उन पर कर लगा करता था कि इतना जो सामान है वो तो राजकोष में जाएगा और इतना सामान सैनिक सेवा के रूप में जाएगा। लगभग देखो, फिरोज अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, इस कर को 4/5 यानी कि 75%, लगभग 80% कर दिया था। इससे पहले 1/5 था, यानी कि लगभग 20% था। यही काम चलता आ रहा था। ध्यान दो, किस पर लगाया जाता है? लूट के सामान पर लगाया जाता है। बात करेंगे दूसरे कर की, खराज। ये भूमिकर्ता जो केवल हिंदुओं से लिया जाता था। खराज एक भूमिकर्ता जो कि केवल हिंदुओं से लिया जाता था। यह कुल उपज का लगभग 1/2 भाग लिया जाता था। कितना? कुल उपज का 1/2 भाग, यानी कि 50% भाग लिया जाता था। यह किनसे लिया जाता था? केवल हिंदुओं से। अब ध्यान दो, अब आगे पढ़ने वाले हैं। ये 2 प्रकार के कर हो गए, खम्स कर लूट के सामान पर लगाया जाता था। खराज ये भूमिकर्ता जो केवल हिंदुओं से लिया जाता था। हिंदुओं में ये कुल उपज का 1/2 भाग लिया जाता था। अब एक और भूमि कर है जो हम आगे पढ़ेंगे। ये भूमि कर की बात कर रहा हूं। वैसे तो 4-5 प्रकार के कर लिया करता था, लेकिन ध्यान दो, 2 प्रकार के हो गए, खम्स और खराज। खराज भूमिकर्ता, ध्यान दो, दूसरे में वो फर्स्ट था, दूसरे में एक और था, उसरे। यह भी एक भूमिकर्ता जो मुस्लिमों से लिया जाता था। ध्यान रखना,
किनसे? मुस्लिमों से लिया जाता था। ये कुल उपज का मुस्लिमों से 1/10 भाग लिया जाता था। कितना? ध्यान दो, खम्स लूट के सामान पर लिया जाता था। खराज एक भूमि करता जो कि हिंदुओं से 1/2 भाग लिया जाता था कुल उपज का। जब भी बात करें उस जो कि एक भूमि करी है, जो ध्यान दो मुस्लिमों से लिया जाता था 1/10 भाग, कुल उपज की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। तीसरा एक आता था जजिया, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यह गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। ध्यान दो, इसी के साथ ध्यान दो, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। क्या बोल रहा हूं मैं? ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। बात करिए किन से लिया जाता था? अधिकतर गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। ध्यान दो, किन पर? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ध्यान देना, मैंने क्या बताया, काफी इंपोर्टेंट है। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। अब ध्यान दो, आगे कौन कौन से कर है वो आगे एक और है, जजिया हो गया, खम्स हो गया, खराज हो गया, एक है जकात। ध्यान दो, जकात क्या है, किन से लिया जाता था? ध्यान दो, चौथा कर है जकात, मुस्लिमों से लिया जाता था। ध्यान रखना, किन से? मुस्लिमों से लिया जाता था। क्यों लिया जाता था? ध्यान दो, अपनी कुल आय का कितना? अपनी कुल आय का 1/40 भाग धार्मिक रूप से लिया जाता था। ध्यान दो, इनसे 1/40 भाग या 2.5% अपनी कुल आय का लिया जाता था। ध्यान रखना, धार्मिक रूप से। कौन सा? जकात। ध्यान दो, 4 प्रकार के कर मैंने बताया आपको, खम्स, खराज, जजिया, जकात, एक उसर जो कि भूमि करता जो कि खराज में ही आता है। अब ध्यान दो, ये थे इस पे इंपॉर्टेंट कर, और जिसने किसने जो नए कर चलाए उनसे अलग, वो आगे हम पढ़ते जाएंगे। एक हक सर्प नाम का एक कर चलाया था जो कि पानी के एवज में लिया जाता है, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। ध्यान दो, हम भू राजस्व में सुधार पढ़ रहे हैं, क्या क्या है। अब इसी के साथ ध्यान दो, नहरों का निर्माण। दोस्तों, मैंने आपको बताया होगा कि नहरों का निर्माण यानी कैनाल्स का निर्माण स्टार्ट करने वाला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। जबकि बात करें नहरों का सर्वाधिक निर्माण करवाने वाला शासक कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। अब ध्यान दो, नहरों का निर्माण करवाया उसके बारे में भी जानकारी कहां से मिलती है वो ध्यान दो। अहमद सरहिंदी की एक रचना थी, तारीखे मुबारक शाही। क्या दोस्तों, हमें नहरों का निर्माण जो करवाया उसकी जानकारी अहमद सरहिंदी के एक ग्रंथ या रचना मानो तारीखे मुबारक शाही से मिलती है। इसके बाद ध्यान दो, इसके शासनकाल में जो इंपोर्टेंट नहरें बनवाएगी उनमें सबसे लंबी नहर है जो यमुना से हिसार तक जाती है। हिसार तक लगभग 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर लंबी, सॉरी
जो कि यमुना से हिसार तक जाती है, लगभग 150 किलोमीटर लंबी थी। इनके नहरों में जो सर्वाधिक लंबी नहर थी वो ये थी। और जो मुख्य नहरें हैं वो ध्यान दो, एक का नाम है राजवाही, दूसरी का नाम है उलुग खानी, ध्यान रखना उलुग खानी जो नहर है इसका निर्माण उलुग खां, ध्यान दो, मोहम्मद बिन तुगलक के याद में बनवाया गया था। उसने उलुग खां की उपाधि ग्रहण की थी, इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में उलुग खानी नहर खुदवाई थी। ध्यान दो, यमुना से हिसार तक सबसे लंबी नहर 150 किलोमीटर की जाती है, ये मुख्य नहर थी। इसके अलावा राजवाही और उलुग खानी इसके प्रमुख नहरें थी। इसके बाद इसके साथ ही अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने कुछ बागों व उद्योगों का निर्माण करवाया। लेकिन आप ध्यान रखना कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक था। अब देखो, बागों व उद्योगों की बात करेंगे। बागों की बात करें तो लगभग इसने 1200 बाग लगवाए थे। ध्यान रखना, दिल्ली के आसपास लगभग 1200 बाग लगवाए थे, जिससे फिरोज शाह तुगलक को प्रतिवर्ष 1,80,000 टका की आय होती थी। और ध्यान देना, लगभग 34 उद्योगों का निर्माण किया। इसीलिए ध्यान रखना, 34 प्रकार इसने 34 उद्योगों का निर्माण शुरू किया। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक को ध्यान रखना बेरोजगारों को रोजगार देने वाला शासक बोला जाता है। बेरोजगारों को रोजगार देने वाला शासक कौन है? वो है फिरोज शाह तुगलक। अब देखो, हमने बात कर ली जो भी इसकी प्रशासनिक सुधार हुए, और इसी के साथ हमने बात की कि जो कि भू राजस्व सुधार हुए, उनमें इसने 4 जजिया, जकात, खम्स और खराज 4 प्रकार के कर लगाए। उसी के साथ एक चीज और ध्यान रखना, इसने एक हकीय सर्व ये एक नया कर शुरू किया था, जो कि नहर निर्माण के बाद किसानों को पानी सप्लाई किया जाता था। उसके एवज में लिया जाता था किसानों से 1/10 भाग, कुल उपज का कितना? 1/10 भाग हक ये सर्व कर के तहत लिया जाता था। यह भी चीज आप ध्यान रखना। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके जो भी कला के क्षेत्र में इसके मुख्य योगदान थे, वो हम पढ़ने वाले हैं। कला के क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको पिछली क्लासों में पढ़ाया था, जब कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा रहा था, मैं गुलाम वंश का शासक था, उसके बारे में जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि गुलाम वंश का शासक था। तो ध्यान दो, हम पढ़ेंगे कला के क्षेत्र में योगदान। क्या क्या इसका योगदान है? एक तो देखो, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। क्या क्या है दोस्तों? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? वो था फिरोज शाह तुगलक। ध्यान देना इल्तुतमिश ने 3 मंजिल का निर्माण करवाया था, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल जो कि इसके शासन काल तक थोड़ी खराब हो गई थी, डैमेज हो गई थी, उसका पुनर्निर्माण भी किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। साथ ही 5वीं मंजिल एक नई मंजिल निर्माण करवाई थी कुतुब मीनार की, वो किसने करवाई? फिरोज शाह तुगलक ने। इसी के साथ ध्यान दो, खिड़की मस्जिद का निर्माण
करवाया, दिल्ली में। दोस्तों ध्यान रखना, जो मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। इसी के साथ इसने अपने बड़े पुत्र का मकबरा भी बनवाया था दिल्ली में, वो भी आप ध्यान रखना। इसी के साथ आगे देखो, इसके शासनकाल में खाने जहां तिलंगानी का मकबरा बनवाया गया था उसी के पुत्र जोना शाह के द्वारा। ध्यान दो, क्यों महत्वपूर्ण है? खाने जहां तिलंगानी, इसका मकबरा बनवाया गया किसके शासनकाल में बनवाया गया? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बनवाया गया खानेशाह तिलंगानी का मकबरा इसी के पुत्र के द्वारा। जो कि क्यों इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना, ये मकबरा अष्टकोणीय पद्धति पर बनाया गया पहला मकबरा था। ध्यान रखना, खानेशाह तिलंगानी का मकबरा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बनाया गया, ये अष्टकोणीय पद्धति पर बनाया गया पहला मकबरा था। ये चीज आप ध्यान रखना। इसी के साथ ध्यान दो, इसने ऐसा बोला जाता है लगभग 300 नए नगर बसाए थे या शहर बसाए थे। उनमें से हम 5 मुख्य शहरों की बात करेंगे जो काफी बार पूछे गए हैं। 5 मुख्य नगर ध्यान दो कौन कौन से हैं। एक है हिसार, दूसरा है जौनपुर, तीसरा है फिरोजाबाद, चौथा है फिरोजपुर, फतेहाबाद। 5 मुख्य नगर है जिनसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए। ध्यान रखना, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद, फिरोजपुर व फतेहाबाद, इन 5 नगरों का निर्माण किसने करवाया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। ये काफी इंपोर्टेंट चीजें, इनको आप ध्यान रखना। इसी के साथ आप ध्यान रखना, एल्फिंस्टन ने, किसने? एल्फिंस्टन ने किसे फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा था। ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक को एल्फिंस्टन ने दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा था। ये चीज आप ध्यान रखना। अब देखो इसके आगे और कौन कौन से इसके इंपोर्टेंट योगदान है वो हमें पढ़ने वाले हैं। क्या इनके बारे में और मुख्य फैक्ट है। अब देखो आगे, फिरोज शाह तुगलक ने एक नया विभाग स्टार्ट किया था जिसका नाम है दीवान ए खेरात। अब ध्यान दो, दीवान ए खेरात, इस विभाग का काम क्या था? दीवान ए खेरात विभाग का मुख्य काम था जो भी विधवा महिलाएं थी, बुजुर्ग पुरुष है, अनाथ बच्चे हैं, इनकी सेवा करने का काम, यानी कि उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम कौन करते थे? वो थे दीवान ए खेरात विभाग के तहत अनाथ बच्चों, ध्यान दो, अनाथ बच्चों, बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवा महिलाओं, की सहायता जाती थी।
ये इसने एक नया विभाग स्टार्ट किया था, ये चीज आप ध्यान रखना। इसी के साथ ध्यान दो, फिरोज शाह तुगलक को गुलाम रखना ज्यादा पसंद था, इसीलिए बोला जाता है कि इसके दरबार में लगभग 1,80,000 गुलाम हो गए थे। इसलिए इसने एक नया विभाग स्टार्ट किया था, दीवान ए बंदगान। ध्यान दो, कौन सा विभाग? दीवान ए बंदगान। ये एक नया विभाग स्टार्ट किया था। ध्यान दो, क्यों किया गया? इसके दरबार में लगभग 1,80,000 गुलाम थे। हम ये कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में गुलाम थे, यानी कि सर्वाधिक गुलाम किसके शासनकाल में थे? तो हम कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक गुलाम थे, लगभग 1,80,000 गुलाम थे। इन गुलामों का मैनेजमेंट रखने के लिए इसने एक नया विभाग दीवान ए बंदगान स्टार्ट किया था। यहाँ होता है फिरोज शाह तुगलक के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट कहानी थी, इनसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनका एड। अब हम पढ़ेंगे इसके अंतिम रूलर। ध्यान दो, जो तुगलक डायनेस्टी है उसका अंतिम रूलर पढ़ेंगे हम। यहां तक फिरोज शाह तुगलक के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। इसी के साथ एक ध्यान रखना, इसने संसगानी नामक सिक्का चलाया था। ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक ने संसगानी नामक एक नया सिक्का भी चलाया था, ये चीज भी आप ध्यान रख लेना। अब तक इसके जो भी शासनकाल में इंपॉर्टेंट घटनाएं हमने पढ़ ली है। अब इसके जो ये है तुगलक डायनेस्टी, इसके अंतिम रूलर की बात करेंगे, वो है, उसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। कौन है? नासिरुद्दीन महमूद। 1394 ईस्वी में शासक बना, 1414 ईस्वी तक इसका शासन चलता है। इससे पहले कुछ दो रूलर और हुए जिनकी कहानी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, हम पढ़ेंगे डायरेक्ट नासिरुद्दीन महमूद, जो कि 1394 ईस्वी में शासक बना और 1414 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। ध्यान दो, इसके शासनकाल में तुगलक वंश दो भागों में विभाजित हो गया था, जिसमें एक इसका बाई शासन करता था और दूसरा ये दिल्ली पर शासन करता था। इसी के साथ ध्यान दो, 1398 ईस्वी में तैमूरलंग का आक्रमण हुआ। ध्यान दो, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि तैमूरलंग का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो ध्यान देना, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूरलंग का आक्रमण होता है। इसी आक्रमण में तैमूरलंग का एक दोस्त आता है जिसका नाम है खिज्र खां। क्या नाम है? खिज्र खां। ये खिज्र खां आगे चलकर 1414 ईस्वी में तुगलक वंश को समाप्त कर एक नया वंश डालता है, जिसको हम खिज्र वंश बोल सकते हैं या सैयद डायनेस्टी भी बोल सकते हैं। और आगे की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आगे का मैटर। अब तक यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारी क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाली क्लासों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।